फिजिक्स क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आगे के जो है उसी की सेकंड सीरीज जो हम लेके आए हैं रे ऑप्टिक्स से, जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स और बाकी एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और आप लोग इनको अवश्य हल कर लें और एक बार देखने का प्रयास करें। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सीरीज क्या है और कितने क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशंस और पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके पास रहा है ऑब्जेक्टिव सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज नंबर 2। यानी श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच तथा वायु के अंतर पृष्ठ पर स्थित होती है तो आपतन कोण ऐसा है कि जो है आपतन कोण ऐसा है कि हरे प्रकाश का ठीक पूर्णतः आंतरिक परावर्तन होता है तो कांच से वायु में निर्गत प्रकाश की किरण का रंग होगा। तो कांच से निर्गत तो जो है इसमें क्या है कि कांच से वायु में निर्गत प्रकाश की किरण का रंग कैसा होगा। तो कांच अभी आप हमेशा याद रखिए कि जो भी आपके तरंगदैर्घ्य होगी वह यहाँ पर हरा है, हरा के आसपास ही होगी। तो उसमें जो डायग्राम बनेगा तो उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही होगा, यानी पीला, नारंगी और नीला तीन का ही आप आवर्तन होगा, आंतरिक परावर्तन होता है। तो कांच के निर्गत प्रकाश की किरण कैसी होगी। जो प्रकाश द्वारा निर्गत किरण है हरे रंग की, उसके लिए आप वो पीला हो सकता है, नारंगी हो सकता है और लाल हो सकता है। तरंगदैर्घ्य के केस में बैंगनी कभी नहीं हो सकता है, नारंगी ठीक है तो होता ही है, पीला होगा, बैंगनी नहीं हो सकता है। और हरे के अतिरिक्त सभी सभी रंग नहीं हो सकते हैं और हरा रंग तो कदापि नहीं हो सकता, इसलिए सभी रंग वाला कॉलम भी है गलत है। यानी जो हरे रंग से ऊपर की जो तरंगदैर्घ्य है वही आपको वहाँ पर मिलेगी। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो कहने का मतलब ये है कि क्या सही होगा इसमें, यानी ये ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन ये आईआईटी में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको अवश्य देख लीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक उसके पीछे बन नहीं सकता है, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा नहीं, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। फोकस पर बनेगा नहीं, यह भी सही नहीं है। 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर फोकस दर्पण है तो यानी दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। अब इसमें क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु दर्पण के ध्रुव से 10-20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होती है। यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो ध्रुव से आप निकाल सकते हो आराम से। 1/f = जब हमारा निकल ही आएगा कि उसकी दूरी है तो उसकी ध्रुव से दूरी आप ज्ञात कर सकते हो। तो यानी ये 10 सेंटीमीटर हमारी निकलती है। यानी आप जनरल उत्तल लेंस वाला फार्मूला यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है कि कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष क्रमशः 3/2 और 4/2 हैं। यानी 3/2 और 4/2 हैं। कांच का अपवर्तनांक और अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ज्ञात करना है। ये चल लिख गया है, जल के सापेक्ष ज्ञात करना है। जल के सापेक्ष सापेक्ष होगा। यानी कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कितना होगा। तो आप इसमें बहुत आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हो, यानी 3/2 अपान 4/3 प्लस 3 ये मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। 3 दूनी 6 ऊपर चला जाएगा। तो ये आराम से आप 3/2/4/2 हल कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मिसप्रिंटिंग हमारी ये आई कि ये 4/2 नहीं है, यहाँ पर 4/3 था। सापेक्ष क्रमशः 3/2 और 4/2 हैं। तो
3 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर वह 9/8 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है लेकिन इसका ऑप्शन आपके पास नहीं दिया गया है, चलो इसको हल कर लेते हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तथा 1.5 वर्तनांक में कांच की चाल क्या होगी। आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि अपवर्तनांक का फार्मूला 1.5 वाले अपवर्तनांक में क्या होगी, यानी पहले तो वायु में है, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, यानी N1 बाई N2 इक्वल टू द C/V। तो बी इधर आ जाएगा, तो ये 1/1.5 इक्वल टू द C/V। सो दैट्स आर सॉल्व, यानी V इक्वल टू द मल्टीप्लाई, ये डिवाइड बाई हो जाएगा। तो आप हल कर सकते हो, 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर आराम से। यानी निकालना है तो आप जस्ट कम आउट, प्रति सेकेंड चाल है, तो B इक्वल टू द C/1.5 मल्टीप्लाई, यानी 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, यानी यहाँ से 0 यहाँ बढ़ा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी जो वैल्यू आ जाएगी V इक्वल टू द 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन जो भी ऑप्शन आपका होगा वो लिख सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोग इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ये मैंने जो है कुछ ऑप्शन ले रखे हैं, तो हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। वायु के सापेक्ष आभासी प्रतिबिंब, यानी वायु के सापेक्ष बड़ा आभासी प्रतिबिंब वाला दर्पण, यानी पहला क्वेश्चन कहने का मतलब ये है आपके पास वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। यानी वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण होता है उसका बड़ा बनाने वाला, ये आप आराम से बता सकते हो। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हमें वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि जो है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। अभी हम हल कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको, लेंस का फार्मूला लगा सकते हो इसमें। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है ये, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तित नहीं होता है। तरंग में कौन चीज़ नहीं परिवर्तित होती है, आप हमेशा याद कर लिए, तरंग की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। ए ऑप्शन आपका सही है। तरंग दैर्घ्य और उसका वेग दोनों बदल जाते हैं, वेग बदलेगा तो आयाम भी बदल जाता है, ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो 2018 में भी पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, वही क्वेश्चन है, सेम ऊपर वाला है। जब एकवर्णीय प्रकाश, खाली यहाँ पर कह दिया एकवर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है, यानी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। हमेशा आप ध्यान खोल के कान खोल के आप इसको हल कर सकते हो कि यह अपरिवर्तित रहती है, कि उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऊपर की ओर गए, चलिए ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्णीय प्रकाश वायु से अपवर्तनांक n के माध्यम में अपरिवर्तित होता है। आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा n और 1 का अनुपात हो जाएगा, n और 1 का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जो है 600 नैनोमीटर की प्रकाश तरंगदैर्घ्य, यानी कहने का सवाल ये है 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी, माध्यम में इसकी क्या तरंगदैर्घ्य होगी। आप अभी हमने प्रकाशिक पथ वाला जो आपको पढ़ाया था, प्रकाशिक पथ वाला सीधा सा फार्मूला इसमें लग जाएगा और ये आपका हल हो जाएगा।
तो यहाँ पर 6 एन जो है प्रकाशिक लेमडा निकालोगे, लेमडा डैश इक्वल टू द लेमडा अपान एन की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। 1.5 जैसे रखोगे 600 डिवाइड बाई 1.5 6000 600 तो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 15 एकम 15 चक्कू 60 यानी 400 एंगस्ट्रम 400 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर आपकी ये तरंगदैर्घ्य निकल आई। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण ज्ञात करिए। तो आपतन कोण ज्ञात करने के लिए आप यानी पहले कहने का मतलब ये है कि r इक्वल टू द I/2 हमारे पास गिवन है जो कि इन्होंने कहा है। तो I जो होगा वह ट्वाइस ऑफ R का हो जाएगा। सवाल के अनुसार एक प्रकाश किरण निर्वात से n के माध्यम जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा रह जाता है। अब इस स्नेल का नियम आप यहाँ पर लगा सकते हो, वो n इक्वल टू द साइन I बाई साइन R आपका आ जाएगा। जब साइन R आपने लगा दिया, अब I की वैल्यू ट्वाइस R आप रख सकते हो, तो ये n की जगह पर ट्वाइस R साइन 2R यहाँ पर आ जाएगा बाई R, और साइन 2R वाला फार्मूला साइन R यहाँ पर ही है, नीचे है। अब साइन R का 2R का फार्मूला जैसे आप लगाओगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह है n/2 यानी 2 cos I इक्वल टू द 2 cos n/2 यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि साइन आपस में कट जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज के क्या क्वेश्चंस हैं। हाँ, चलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 5/3 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? तो 4/3 बाई 5/3 आप सीधे कर सकते हो, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा। यानी कहने का ये तात्पर्य है 5 चक्कू 20/9 5 चक्कू 20/9 के टर्म में निकलना चाहिए इसका ऑप्शन आपके पास। हाँ, चलिए हल करते हैं। तो 4/5 यानी 3 से 3 कटा और ये 5 ऊपर चला गया यानी 5/4। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आ गया। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टोटल इंटरनल प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से संबंधित है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हमें आना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो कांच ये हो गया, यदि ये हो गया कांच के वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। यानी कांच के वायु में जाने के लिए प्रकाश के किस रंग के लिए अपवर्तन कोण न्यूनतम होता है। ठीक है, तो अपवर्तन कोण न्यूनतम हरा रंग के लिए ज़्यादा होगा, लाल के लिए उससे ज़्यादा होगा, पील के लिए उस बैंगनी रंग का अपवर्तन सबसे कम। ठीक है, क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। यदि सघन माध्यम में अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण अपवर्तन कोण के बराबर हो तो यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री आपको याद होना चाहिए, हमेशा इसको याद कर लीजिएगा। साइन आई इक्वल टू द फार्मूला लगा के जो भी आपका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है। ये क्वेश्चन है, किसी सघन माध्यम का क्रांतिक कोण I
C इक्वल टू द 10 इनवर्स 5/3 है, सघन माध्यम का अपवर्तन तथा विरल माध्यम के सापेक्ष होगा। सघन माध्यम का अपवर्तन विरल माध्यम के सापेक्ष कितना होगा, ये ज्ञात करने के लिए हम लोग 10 इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि आप ये फार्मूला फॉलो कर सकते हैं √75/5, यानी अगर हम लोग 10 इनवर्स इक्वल टू 10C इक्वल टू द 5/7 है, तो अंडर रूट निकाल के हम लोग एक वैल्यू और निकाल सकते हैं और साइन C की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। साइन C इक्वल टू द वह 75/5 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए अवश्य आप इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें, यदि सघन और विरल माध्यम में प्रकाश की चालें B1 तथा B2 हों तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C हो, तो यानी क्रांतिक कोण वाली बात आ गई यहाँ पर। तो हमें साइन C के साथ हमें जाना ही है, जहाँ भी साइन C होगा उसी के साथ हमारा ऑप्शन सही होगा। यानी यहाँ पर चूँकि साइन C B1 के साथ होता तो साइन C होता, B1 के साथ में हमारा कोई साइन नहीं है, इसलिए कॉसेक C डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कॉसेक का उल्टा ही साइन होता है, यानी N2/N1 इक्वल टू द B1/B2 इक्वल टू 1/sin C होता है, तो कॉसेक C हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात चल रही है, तो हम लोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, हर साल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। किसी माध्यम में निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। यानी क्रांतिक कोण अगर 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश की चाल आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो n इक्वल टू द फार्मूला लगा सकते हैं, n इक्वल टू द 1/sin C, ठीक है। तो n इक्वल टू द साइन C, तो ये आपका 1/sin 30, n की वैल्यू आ गई आपकी 2, n की वैल्यू जब 2 आ गई तो n इक्वल टू द होता है आपका C/B, तो B इक्वल टू द आपका C/n, n इक्वल टू द 2 आ जाएगा। आप इसको चाहो तो हल कर सकते हो आराम से। 3 इंटू 10⁻8/2, यानी 2 से 1.5, यानी 1.5 जिसमें है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। वो ये है कि दो लेंसों जिनकी शक्तियाँ 4D और -2/2D हैं संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात करिए। तो डायोप्टर पावर है, तो पावर को हम लोग सीधे सीधे जोड़ सकते हैं विद साइन, तो 4 - 2 इक्वल टू द 2D आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 2017 में इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, यही आसान ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कभी कोई बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं जिससे कि आपको कुछ तकलीफ़ें हल करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4D और -2D हैं संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त लेंस की यहाँ पर आराम से आप फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हो कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 4D और कितना है, यहाँ पर 2 डायोप्टर पावर निकल आएगी। जब 2 डायोप्टर आपकी पावर निकल आई तो आप आराम से 1/P वाला फार्मूला लगा के, तो यहाँ पर हम इसको हल कर दे रहे हैं, तो F इक्वल टू द 1/P हो जाएगा। तो P डायोप्टर चूँकि गैस सिस्टम में है तो हम CGS में निकालते हैं, 1/2 आ जाएगा। तो CGS में अगर 100 हो जाएगा, 2 यानी ये आपकी 50 निकल आएगा, यानी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो हल कर सकते हैं। आर वक्र का त्रिज्या
तथा n1 अपवर्तनांक के एक समतल उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है तथा अपवर्तनांक n2 के समतल अवतल लेंस के संपर्क में चित्रानुसार रखा जाता है। संयुक्त की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो संयुक्त की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम लोगों ने अभी 1/r1 इक्वल टू द 1/f इक्वल टू द 1/n1 माइनस 1/n2/r यही फार्मूला पढ़ा था। 1/r एक ही फोकस दूरी है, एक इनफाइनाइट हो जाएगी r2 इक्वल टू द 0, n1 माइनस n2 इक्वल टू द r हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा, ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। बस फिर वही क्वेश्चन आपका है, बस रिपीटेड हुआ है, तो इसलिए आपको लगता है कि कठिन सवाल है, लेकिन इतना कठिन सवाल आपका नहीं है। ये 2 डायोप्टर है तो 100/2 इक्वल टू द 50 सेंटीमीटर, बस वही फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, आपके 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर संपर्क में रखे हैं, संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करो। तो 5 में से 2 गया, 2 आ गया, 2 डायोप्टर आ जाएगा। फिर यही सवाल आ जाएगा तो इसमें 50 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, यानी सवाल वही है, बस चीज़ें बदल बदल के आपको पूछी जा रही हैं। चलिए, और ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2015, 2013, 2015 और कितनी बार भी पूछा गया है, पूछ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। हाँ, तो 3 डायोप्टर -1 डायोप्टर, ठीक है, 3 डायोप्टर ये भी सवाल वही है, सेम सवाल आपका है, और जो है कहने के लिए बदला हुआ है। +3 डायोप्टर -1 डायोप्टर की क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयोजन लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो 3 डायोप्टर -1 इक्वल टू द 2 डायोप्टर आ जाएगा, 2 डायोप्टर की फोकस दूरी निकालोगे 50 सेंटीमीटर निकल आएगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जब आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ गया आपका ये फोकस दूरी, वहाँ पर तो पॉजिटिव चला, यहाँ पर 3 डायोप्टर और -5 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, इनके संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो 3 - 5 इक्वल टू द -2 हो जाएगा, -2, यानी जब फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो 1/-2 यानी है मीटर में निकलेगी, तो 100 डिवाइड बाई 50 यानी -50 सेंटीमीटर्स आपकी फोकस दूरी निकल आएगी। चलिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, देखो इसमें से फंसना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, उदय एवं अस्त होते समय सूर्य का ताम्रवर्ण दिखना किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से संबंधित है, हमेशा याद रखना कि प्रकीर्णन से संबंधित है, प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेले के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, उसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जो प्रकीर्णन वह समानुपाती होता है 1/λ², यानी आपका क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है, ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है इस पे। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, क्योंकि प्रकीर्णन वह इन्वर्सली व्युत्क्रमानुपाती होता है, चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसलिए उसकी जो है वैल्यू इतनी कम आती है। तो जो तरंगदैर्घ्य जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ठीक है, आज फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस को हम स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट सीरीज हम कल शाम को फिर से आप लोगों के लिए पोस्ट करेंगे। तब तक आप एंजॉय करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सभी छात्र सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।